हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एक न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग एक जो कंसेप्ट होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपको एग्ज़ाम में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है और कहीं भी अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या आपका स्टेप्स होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप्स क्या क्या यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, ठीक है। तो ये मेरा ऑटो साइकिल का क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा अच्छे से। एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, ठीक है। साइकिल कौन सा? ऑटो साइकिल है। जैसे ही ऑटो साइकिल बोलेगा ना तो आपका दिमाग में जो ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम होता है ना, ये दिमाग में छप जाना चाहिए कि अच्छा ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम ये होगा, 2 आइसेंट्रोपिक और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। फिर बोला कि एयर इज सप्लाइड एट 0.1 मेगा पास्कल एंड 308 केल्विन। अब एयर का सप्लाई कहाँ पर होगा? स्टेट 1 से होगा ना, तो मतलब स्टेट 1 ये वाला जो कंडीशन है ना, यहाँ पे आपको क्या दे के रखा हुआ, यहाँ से मेरे को मिल गया P1 और T1 दे के रखा हुआ, ठीक है। द रेशियो स्पेसिफिक हीट गामा एंड गैस कॉन्स्टेंट आर ऑफ एयर आर, गामा और आपका जो आपका गैस कांस्टेंट आर होता है वो दे के रखा हुआ है। इफ कंप्रेशन रेशियो जिसको हम आर बोलते हैं वो 8 दे के रखा हुआ है। एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल इज 2660 केल्विन। अब देखो मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? पहले हम लोग तो कंप्रेस करते हैं गैस को, उसके बाद हीट का एडिशन होता है। तो जहाँ पे हीट एडिशन हो जाएगा वो आपका क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट का टेम्परेचर होगा, मतलब 0.3 पे होगा आपका, समझ रहे हो। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले ना आप सॉल्यूशन मत करो, क्या करो, सबसे पहले गिवन दैट करो, मतलब जो भी डेटा आपको दिया हुआ है उसको लिखो आप। तो क्वेश्चंस में हमारे क्या 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 मिल गया? P1 दिया हुआ है। अब P1 इक्वल टू 0.1 मेगा पास्कल, तो 1 मेगा इक्वल टू क्या होता है? 10⁻6 होता है, तो इसको हम लोग किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लिए हैं। T1 दिया हुआ 308 केल्विन, गामा दे के रखा हुआ 1.4, आर दे के रखा हुआ 288.8, कंप्रेशन रेशियो आर दिया हुआ और T3 दिया हुआ। अब जो जो फाइंड करना है ना उसको लिखो, ठीक है। फाइंड क्या करना है? एफिशिएंसी, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, ठीक है। हीट सप्लाई कहाँ करते हो? इस वाले प्रोसेस में करोगे ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का हीट सप्लाई कितना हो जाएगा? MCV डेल्टा डी। और वर्क डन, वर्क डन मतलब क्या होता है कि हीट कितना सप्लाई किया और हीट कितना रिजेक्ट की हो, ठीक है। यहाँ हीट कितना आया मेरा 2 से 3 में और 4 से 1 में कितना रिजेक्शन कर रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या दे देगा आपको? वर्क दे देगा, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि एफ देखो मेरे को गामा दे के रखा है, देखो गामा दे के रखा हुआ यहाँ पे, और कंप्रेशन रेशियो आर भी दे के रखा है, मतलब एफिशिएंसी निकल जाएगा। कभी भी अगर आपको पावर इंजीनियरिंग में कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ हर एक पॉइंट का कोशिश करना। टेम्परेचर अगर आपके पास फाइंड आउट है ना तो आप क्या करोगे, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, जब भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आप लगाओ तो मैंने आपको जो एक रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको उस टाइम मैंने बताया था, T2/T1 इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो, याद है आपको? P2/P1 गामा रेज टू पावर गामा -1 बाई गामा इज इक्वल टू V1/V2 अपॉन गामा -1। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में तो लगाना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, ठीक है। जब V1/V2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंप्रेशन रेशियो आर बोल सकते हैं। अब हमको समझ में आ रहा है कि अगर हमको हीट सप्लाई निकालना है तो हमको T2 चाहिए, ठीक है। और अगर वर्क डन निकालना तो मुझे अभी T3 और T1 तो दिया हुआ, लेकिन T2 और T4 नहीं है, और T4 भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो T2 और 1 से 2 के बीच क्या करोगे? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन लगा दो ना, तो T2/T1 का इक्वल टू क्या लिख सकते हो? कंप्रेशन रेशियो आर रेज टू पावर गामा -1। क्या आपके पास आर दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। गामा भी दिया हुआ है, T1 भी दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से T2 को इस प्रोसेस 1 से 2 के बीच यहाँ से T2 फाइंड आउट आप लोग कर लोगे। तो T2 क्या हो गया? 707.6 केल्विन। अब हमको निकालना क्या है? T3 दे के रखा हुआ, T4 निकालना है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर T4 भी निकालना है तो ये कैसा स्टेट आपका? आइसेंट्रोपिक है ना, यहाँ पर भी क्या लगा दो आप T3/T4, यहाँ पर भी क्या हो जाए? कंप्रेशन रेशियो आर, क्या देखो यहाँ पे आप V4/V3 करोगे ना, लेकिन V4 देखो किसके बराबर है? आपका V1 के बराबर है, और V3 किसके बराबर? V2 के बराबर है। तो ये भी कंप्रेशन रेशियो होकर निकल के आएगा आपका, रेज टू पावर गामा -1 कर दो। तो ये जो पूरा आपका ये टर्म, इसको आप क्या बोलोगे? कंप्रेशन रेशियो आर बोलोगे ना। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? T4 निकल के आ जाएगा, क्योंकि T3 मेरा दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? T3 आपका 2660 केल्विन। तो देखो यहाँ से हम लोग प्रोसेस 3 से 4 में क्या निकालिए? T4। अब T2 पता चल गया, T4 पता चल गया आपके पास, T1 और T3 दिया हुआ है। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। सबसे पहले मेरे को क्या निकालने के लिए बोला था? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी आप आर दे के रखा हुआ 8, ठीक है। गामा है 1.4, तो 1.4 -1 तो कितना आ गया आपका? एफिशिएंसी 56% आ जाएगा, ठीक है। हीट सप्लाई देखो, अब जो यहाँ पे हीट का सप्लाई बोला ना, तो
किलो जूल पर केजी में बोला, लेकिन जो मास है ना, मास दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग इसको 1 केजी लेके चल रहे हैं। लेकिन सपोज करो इस क्वेश्चन में आपका V1 वॉल्यूम दिया हुआ रहता है, ठीक है, और R दे के रखा हुआ, T1 भी दे के रखा हुआ, P1 भी दे के रखा हुआ है, लेकिन इस कंडीशन में अगर हमको मास निकालना पड़ता तो क्या करता है, आइडियल गैस का इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू MR/T1। लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला है कि आप किलो जूल पर केजी में निकालिए, मतलब मास को 1 केजी लेके चलिए, तो हमको यहाँ पे मास निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हीट सप्लाई कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर रख दो T3 का T2 का वैल्यू, डिफरेंस लिखोगे तो ये आएगा, और ये कितना में आ जाएगा आपका, क्योंकि ये जो CV होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, जो अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV का वैल्यू क्या होता है 0.718, ये होता है किलो जूल में होता है, ठीक है, 0.718 किलो जूल में होता है। तो उसी को रखेंगे, इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा 1401.8 किलो जूल पर केजी आएगा, ठीक है। अब वर्क डन होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, तो हीट सप्लाई निकाल लिया आपने, हीट रिजेक्शन निकाल लो आप, तो वो आपका हो जाएगा CV, और कहाँ से कहाँ हीट का सप्लाई होता है, ये 4 से 1 होता है, तो CV T4 माइनस T1, तो ये आपके यहाँ से हीट सप्लाई निकल के आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन निकल के आ जाएगा, और T4 तो आप पहले से ही निकल चुके हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले कभी भी न्यूमेरिकल अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन जैसे कोई सा भी साइकिल, जो भी साइकिल रहेगा ना, जैसे साइकिल के बारे में बोला अच्छा ये साइकिल है, तो आपका दिमाग में वो साइकिल तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि जो भी गिवन डेटा दिया वो लिखो, ताकि आपके दिमाग में चलेंगे कि यार क्या क्या मिसिंग डेटा हो रहा है। उसके बाद फिर देखो कि फाइंड क्या करना, फाइंड करने से ये दिमाग चलेगा ना कि मुझे भैया कौन कौन से मतलब फॉर्मूले वगैरह या क्या कंसेप्ट लगाना है। उसके बाद साइकिल वगैरह ड्रॉ करो इजीली, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद देखो क्या क्या मिसिंग है, और अगर आप यहाँ पर सारे पॉइंट के टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हो किसी भी साइकिल के पावर इंजीनियरिंग में, तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा, देखिए मैच करना, ठीक है, कि मतलब ये 4 आपके प्रोसेस देख, मतलब साइकिल के प्रोसेस हैं, और ये आपके मतलब साइकिल है आपके, ठीक है, ये उनके प्रोसेस है, ये साइकिल है, तो मैच करना है। तो 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक, याद करो कि 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग किस में यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं हम लोग ऑटो साइकिल में, सॉरी कार्नट साइकिल में, किस में, मतलब ए का हो गया 3, तो ए का 3 देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है ना, C और D। अब आगे देखते हैं, B का देखो 4 हमको देखना भी नहीं है, और C में देखो इसमें 1 बता रहा है, इसमें 2 बता रहा है, तो चेक करते हैं 2 एडियाबैटिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 2 एडियाबैटिक और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम किस में होता है, ऑटो साइकिल में होता है, तो C का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब आंसर मेरा हो गया इस क्वेश्चन का C हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इन प्रैक्टिस द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज़ हायर देन दैट ऑफ पेट्रोल इंजन। मैंने आपको बताया था कि जो एफिशिएंसी आपका होगा डीजल इंजन का वो ऑलवेज हायर देन होगा ऑटो साइकिल के इन प्रैक्टिकल कंडीशन में, लेकिन जहाँ पे कंप्रेशन रेशियो से हम बोलेगा वहीं पर सिर्फ ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो डीजल इंजन से ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड क्या बोलता है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज़ हायर देन दैट ऑफ ऑटो साइकिल। ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, यहाँ पे तो ऑटो का ज़्यादा होना चाहिए ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, मतलब सी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं डीजल साइकिल का क्वेश्चन आपका, फॉर ए डीजल साइकिल द थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीजेज एज द कटअप रेशियो इंक्रीजेज। जैसे कि हमें पता है कि जो आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखते हो, 1 R रेज टू पावर गामा -1, ठीक है, रो टू द पावर गामा -1, नीचे में गामा लटका हुआ रहेगा इंटू रो -1। मैंने एफिशिएंसी आपको बताया था कि अगर कंप्रेशन रेशियो R या तो गामा अगर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, और कटअप रेशियो अगर आपका बढ़ेगा तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब ये एफिशिएंसी कब कम होगा, जब कटअप रेशियो बढ़ेगा। तो इसमें बोला क्या, देखिए बोल रहा है कि फॉर डीजल साइकिल द थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीजेज एज द कटअप रेशियो इंक्रीजेज। वेरी गुड, ये सही बोला है। सेकंड बोल रहा है कि इन पेट्रोल इंजन द हाई वोल्टेज फॉर स्पार्क इज इन द ऑर्डर ऑफ 1000 वोल्ट। मतलब स्पार्किंग देखो, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो वोल्टेज का डिफरेंस का कारण होगा, तो ये 1000 नहीं होता, 10,000 होगा, तो ये तो गलत हो गया सेकंड। थर्ड देखिए, द मटेरियल फॉर द सेंटर इलेक्ट्रोड इन स्पार्क प्लग इज कार्बन यूज़ नहीं करते हैं भैया, वहाँ पे निकल का बना हुआ रहता है आपका स्पार्क प्लग, ठीक है। तो 2 और 3 गलत हो गया, कौन सही हो गया 1, तो आंसर हो गया ए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि भैया एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल का एफिशिएंसी मेरे को बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है ये, अब चेक करो यहाँ पे 1 - 1 बाई आर रेज टू पर गामा -1 तो नहीं है, ये गलत हो गया, ये नहीं है। अब ये रो टू द पावर गामा -1 तो होता भी नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, 1 - 1 बाई आर रेज टू पर गामा -1, ये सही है। रो टू द पावर गामा -1 अपॉन रो -1, ये बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा।
अभी इसको देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ साइकिल ऑफ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल व्हेन दे हैव इक्वल कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन इज गिवन बाय। सिर्फ आप जहाँ पे कंप्रेशन रेशियो इक्वल बोल दिया ना, तो वहाँ पे सिर्फ क्या समझना है कि ऑटो का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में ऑटो का ज़्यादा किस में है, ऑटो का ज़्यादा इसमें है, बीच में तो डुअल हमेशा रहेगा और इसमें डीजल एफिशिएंसी लास्ट में रहेगा। आंसर डी हो जाएगा। अब इसको मैच करना है, ठीक है। क्या मैच, ये सारे मैच करने, ये एफिशिएंसी के मतलब जो आपके साइकिल होती है किस किस पे डिपेंड करती है। ऑटो साइकिल के बारे में बात कर रहा था। तो देखो एक आंसर क्या होगा, 3 या तो 1 होगा। तो चेक करते हैं 3 हो या 1 पे। तो 1 में क्या बोला, एफिशिएंसी डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर लिमिट। अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी आप जब ऑटो साइकिल का लिखते हो तो क्या लिखते हो, 1 - 1/r रेज़ टू पावर गामा -1। तो फिर आप यहाँ पर टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन भाई जो एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो पर भी डिपेंड करती है। तो ये 1 तो नहीं हुआ। 3 को चेक करते हैं। एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम कंप्रेशन रेशियो, बिल्कुल सही बोल रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। तो ए का आंसर क्या हो गया 3। तो ये ए का 3 होगा। बी का क्या होगा 4, नहीं तो 2 चेक करते हैं डीजल साइकिल का। तो 2 में क्या है, एफिशिएंसी डिपेंड ओनली ऑन प्रेशर लिमिट, गलत बोल रहा है। 4 चेक करते हैं। एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन कट ऑफ रेशियो एंड वॉल्यूम कंप्रेशन रेशियो, मतलब रो पे और आर पे दोनों पे डिपेंड करता है। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, आंसर ए हो जाएगा। फिर चेक करते हैं। फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ गैस पावर साइकिल इज इन द ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा, कम किसका होगा, उस तरह से दिखाना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैंने आपको बोला था सिर्फ आर अगर सेम रहा, ठीक है, तभी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगा किससे, डीजल का। बाकी हमेशा आपकी जो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा रहेगा किससे, डुअल से, ठीक है, और डुअल की ज़्यादा रहेगी ऑटो से। तो देखो डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ऑटो साइकिल, मतलब 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर, मैंने क्या बोला, कुछ भी बोले फिर वही वाली बात हो जाएगी। डीजल साइकिल इज़ मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल। अब अगर मैक्सिमम प्रेशर की बात करो, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। सपोज़ करो ये आपका, आप क्या बना रहे हो, ये मैंने बोला बना दिया क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम। और मुझे पता है कि ये जो एरिया होता है पीवी डायग्राम में क्लॉकवाइज साइकिल का जो होता है, ये एरिया वर्डन बताता है। लेकिन अगर बोला कि मैक्सिमम प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है, तो देखो प्रेशर इस पॉइंट पे दिखा रहा है। तो अगर इस डायग्राम को अगर हमको कन्वर्ट करना है हमको किसमें, डीजल साइकिल में, तो ये क्या करोगे, ये वाला पार्ट बढ़ाओगे आप, या आप क्या करोगे, ये वाला जो पार्ट है ना इसको बढ़ाओगे, इसको ऊपर लेके जाओगे, तभी तो इस तरह प्रेशर यहाँ पे सेम होगा। लेकिन देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है ना, ये वाला पार्ट जो मेरे को ज़्यादा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे वर्क आउटपुट आपका किस में ज़्यादा मिल जा रहा है, डीजल साइकिल में। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर डीजल साइकिल इज़ मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल। आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, ठीक है। और इसको देखते हैं। और डीजल इंजन इज यूजुअली मोर एफिशिएंट देन स्पार्क इग्निशन इंजन बिकॉज, बोला कि डीजल इंजन ज़्यादा मतलब उसकी एफिशिएंसी क्यों होती है, क्योंकि उसकी कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देखो जैसे कि आप ट्रक्स वगैरह में जो देखते हो वहाँ पर बड़े बड़े जो इंजन्स होते हैं वहाँ पे हमेशा क्या होता है, डीजल साइकिल ही आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ पर उसकी कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज़ हायर देन दैट ऑफ एसआई इंजन, इसीलिए डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है एसआई से ज़्यादा होती है। एसआई का मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। और आपको मैंने बताया था जो आर होता है आपका ऑटो साइकिल के लिए होता है 6 से 16, ठीक है, और 16 से 22 होता है आपका किसके, डीजल के लिए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में क्या बोलता है, कंसिडर द स्टैंडर्ड ऑटो एंड डीजल साइकिल बोथ हैविंग द सेम स्टेट ऑफ एयर एट द स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन, इफ द मैक्सिमम प्रेशर इन बोथ द साइकिल इज द सेम देन कंप्रेशन रेशियो आर एंड द, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें देखो मतलब ये बोला कि आर है कि कंप्रेशन रेशियो गामा है, कंप्रेशन रेशियो सेम नहीं बोला, उसने सिर्फ सेम क्या बोला, मैक्सिमम प्रेशर। तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, डीजल की। तो देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो इज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल, ठीक है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। कार्नोट साइकिल का देख लेते हैं क्या बोला है, साइक्लिक हीट इंजन डज 50 किलो जूल ऑफ वर्क पर साइकिल इफ द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इन 75% द हीट रिजेक्टेड पर साइकिल। अब देखो एफिशिएंसी हम लोग जो निकालते हैं ना किसी भी हीट इंजन की, वो होता है वर्क आउटपुट अपन हीट हमने कितना सप्लाई किया है। तो हमको दे के रखा हुआ एफिशिएंसी कितना दे के रखा हुआ, 75%, तो 3/4 दे के रखा हुआ है, ठीक है। अब हमको वर्क आउटपुट कितना दे के रखा हुआ, 50 किलो जूल, और अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई अगर हमको यहाँ से निकालना तो क्या कितना निकल जाएगा तुम्हारा, देखो आप यहाँ पे निकालोगे तो हीट सप्लाई निकल जाएगा 50 × 4 200/3, मतलब इंजन मेरा इतना एनर्जी हीट ले रहा है, ठीक है, किससे, सोर्स से, और कुछ वर्क मतलब ये प्रोड्यूस करता है, हीट को कुछ रिजेक्ट कर देता है। तो हीट जो यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है वो कैसे निकलेगा, मतलब जो हीट सप्लाई इक्वल टू होता है ये होता है क्या, वर्क डन प्लस हीट का
रिजेक्शन, ठीक है। तो हीट रिजेक्शन निकालना तो क्या करोगे आप, हीट सप्लाई जो निकला 200/3 उसमें माइनस कर दो वर्क को, तो वर्क कितना 50, तो यहाँ से माइनस क्या कर दो 50 कर दोगे, तो 3 × 50 कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। 150 माइनस 200 माइनस 150 मतलब 50/3 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये किस में दिख रहा है, आपका आंसर हो जाएगा 1 का ए हो जाएगा। फिर अ कार्नोट साइकिल इज हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ इतना देकर रखा हुआ है, टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सोर्स का टेम्परेचर। व्हाट इज द टेम्परेचर लो टेम्परेचर रिजर्वायर, मतलब जिसको सिंक का टेम्परेचर। तो हमें पता है 1 माइनस एफिशिएंसी इसका क्या होता है टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर, यही होता है ना। और इक्वल टू एफिशिएंसी दे के रखा हुआ 0.75 का मतलब 3/4। आपके पास दे के रखा हुआ, आपको क्या दे के रखा हुआ यहाँ पे 727, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर होता है उसको 273 से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपको, यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा कितना, जल्दी बोलो आप 1000 ना, बिल्कुल सही, ये आपका निकल के आ जाएगा 1000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। हाँ सही है, तो ये 1000 केल्विन हो गया, ठीक है। अब ये वाला टर्म इधर भेजो, तो ये इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 3/4 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन 1000, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करोगे आप तो 4 ये हो जाएगा 250, मतलब टेम्परेचर में तक मेरा कितना आ गया 250 केल्विन आ गया। लेकिन अब इसको मेरे को चेंज करना है केल्विन को किस में, केल्विन को चेंज करना सेल्सियस में, तो इसमें -270 डिग्री सेल्सियस कर दो आप, ठीक है। तो जब इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -23 डिग्री सेल्सियस, इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड का बी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा यहाँ पे। और ये देखो ये पीटी डायग्राम किसका, ऑटो साइकिल का। तो पीटी डायग्राम समझने के लिए पहले हमको पीवी डायग्राम को समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप पीटी डायग्राम समझ सकते हो। तो सिर्फ आपको देखना है कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। 1 से 2 में क्या होता है, 3 से 4 में क्या हो रहा है। अब देखो 1 से 2 जब आप कंप्रेशन करते हो ना तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कि 1 से 2 यहाँ पे कौन सा वाला ऐसा मतलब ग्राफ शो कर रहा होगा स्टार्टिंग से जिसमें प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। देखो इस वाले में क्या शो कर रहा है कि प्रेशर तो बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ, लेकिन टेम्परेचर घट रहा है आपका, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखो प्रेशर कॉन्स्टेंट दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा। इस वाले में देखो क्या हो रहा है कि देखो 1 से 2 मेरा आइसेंट्रोपिक मतलब कर्व है ना, मतलब 1 से 2 आप आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कर रहे हो, मतलब पीटी डायग्राम में ये कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर भी देखो ये वर्टिकल लाइन दिखा रहा है, मतलब और ये आपका लीनियर लाइन दिखा रहा था, ये भी गलत हो गया। इसमें तो सही शो कर रहा है आपका कि प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन इसमें क्या शो कर रहा है, देखो ये आपका लाइन है, लेकिन देखो इसमें क्या है कर्व है, आपका कर्व जैसा दिख रहा नहीं ये, तो ये कर्व है। तो ये क्या शो कर रहा है कि हम मेरा 1 से 2 में भैया प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ रहा है। और उसके बाद हमको पता है कि 2 से 3 में क्या होता है आपका, इसमें भी आपका प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। प्रेशर सॉरी इस क्वेश्चन को आप ये देखो, मतलब जब हम लोग 1 से 2 जाएंगे तो प्रेशर में, हाँ सही है 1 से 2 में इसमें भी, और उसके बाद आगे भी जब आप 2 से 3 जाओगे तो इसमें भी प्रेशर हीट जब ऐड होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होंगे बढ़ेंगे आपके। लेकिन जब हीट का आपका एक्सपेंशन होगा तो भैया टेम्परेचर क्या होगा कम होगा, प्रेशर भी कम होगा। और जब हीट का रिजेक्शन करोगे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में तो प्रेशर यहाँ पर और भी कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा। तो पीटी डायग्राम में 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और भी मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को व्हाट्सअप पे आप क्या करोगे मैसेज करना कि हाँ सर मुझे और भी क्वेश्चन चाहिए सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।